गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल हमने अलंकार प्रारंभ किए थे और अलंकारों में हमने शब्दालंकार, शब्दों के द्वारा काव्य के सौंदर्य में वृद्धि पढ़ी थी और उसके 3 प्रकारों अनुप्रास, यमक और श्लेष को पढ़ा था। ठीक है, उसी शब्दालंकार का चौथा प्रकार है बेटा पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुनः धन उक्ति मतलब वापस बोलना। तो इसमें क्या होता है बेटा कि यमक में भी शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ भिन्न होता है, लेकिन पुनरुक्ति में बेटा एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन उसका अर्थ सदैव समान रहता है। सिर्फ उसे बार बार बोला जाता है ताकि उसमें राइमिंग वर्ड आए, काव्य में लयात्मकता आए और काव्य का सौंदर्य बढ़े। जैसे यहाँ देखो, तरु तरु की ध्वजा उठी, तो यहाँ तरु तरु शब्द 2 बार आया है लेकिन दोनों बार इसका अर्थ पेड़ ही है बेटा। तरु तरु की ध्वजा उठी, जय जय कहाँ है, न है अंत, तो जय जय यहाँ पे जय शब्द भी 2 बार आया है, जय मतलब जयकार। ठीक है, तो पुनरुक्ति शब्द की पुनरावृत्ति होती है लेकिन अर्थ सदैव समान रहता है। ठीक बेटा, उसके बाद आता है बेटा हमारा अर्थालंकार। अर्थालंकार अर्थ के माध्यम से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि अर्थालंकार कहलाता है। ठीक है, कि वे अलंकार जिसमें अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार स्पष्ट होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। अब अर्थालंकार और शब्दालंकार में शब्दों के माध्यम से शब्दालंकार और अर्थ के द्वारा सौंदर्य में वृद्धि अर्थालंकार। ठीक, अब अर्थालंकार के भेद में बेटा हमारा पहला भेद होगा उपमा। ठीक है, अर्थालंकार में हमारा पहला भेद है उपमा, जहां एक वस्तु अथवा प्राणी की तुलना अन्य वस्तु जो उसके अत्यंत सादृश्य हो, एक समान हो। ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसके सादृश्य वस्तु या व्यक्ति से की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, कि उसको उसके समान बताया जाता है, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे सिंधु सा है, सिंधु सा विस्तृत है अथाह, एक निर्वासित का उत्साह, या सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, इसमें क्या होगा, सीता का मुख, सीता का मुख चंद्रमा के समान, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ओके बेटा, इसमें समान, जैसा, ठीक है, सम, सरिस, लक्ष्मण उत्तरी आहुति सरिस, है ना, भृगुकुल को सुधा प्रसाद, ये पढ़ा था ना हमने कि लक्ष्मण के उत्तरों ने परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में आहुति के समान कार्य किया, तो यहाँ उपमा अलंकार है। ठीक है, तो और उपमा अलंकार जो है बेटा उसके 4 भेद होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ठीक है, उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय, उपमान, फिर साधारण धर्म और वाचक शब्द। ठीक है, अब उपमेय सबसे पहले है बेटा उपमेय। उपमेय, उपमेय बेटा वो होता है जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमारा सेंटेंस है बेटा सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो किस चीज को समान बताया जा रहा है, सीता के मुख को, तो यहाँ पर हमारा उपमेय क्या है, सीता का मुख। ठीक, उपमान जिसके समान बताया जाता है। ठीक है, जिसके समान बताया जाता है, तो यहाँ उपमान क्या होगा, चंद्रमा। ठीक, उपमेय क्या था, सीता का मुख,
उपमान क्या है? चंद्रमा। उपमेय जिसको समान बताया जाता है, उपमान जिसके समान बताया जाता है। उसके बाद है बेटा साधारण धर्म। साधारण धर्म की वो क्या चीज दोनों में समान है? ठीक, तो सीता का मुख उपमेय, चंद्रमा उपमान। अब साधारण धर्म सुंदर। ठीक है, साधारण धर्म क्या हुआ बेटा? सुंदर। ठीक है, हुआ। और वाचक शब्द जो हमको बता रहा है वो समानता, तो यहां वाचक शब्द क्या होगा बेटा? समान। ठीक है, ये चांद सा रोशन चेहरा, ये चांद सा रोशन चेहरा, तो चेहरा क्या होगा हमारा? उपमेय। उपमान क्या होगा? चांद। साधारण धर्म क्या होगा? रोशन। ठीक है, और ये चांद सा, सा क्या होगा? वाचक शब्द। ठीक है, समान, सम, जैसा, ये वाचक शब्द है। सरिस। ठीक है, जैसे देखो सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित उत्साह। अब इसमें उपमेय क्या हुआ? एक निर्वासित उत्साह। ठीक, उपमान क्या हुआ? सिंधु सा। साधारण धर्म क्या हुआ इसमें? और तथा अथाह। और वाचक शब्द क्या हुआ? विस्तृत। सिंधु सा विस्तृत कि मतलब सिंधु के समान बड़ा, तो दोनों में क्या समानता है? विस्तृत। ठीक है, तो ये हमारा उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द और उपमा अलंकार हुआ। अब बेटा उपमा अलंकार के इसीलिए दो प्रकार हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा, जिसमें ये चारों चीजें हैं, है ना। बहुत बार जरूरी नहीं है कि हमें सा सी वाले शब्द मिले, तो अगर जिसमें ये चारों चीजें हैं वो पूर्णोपमा है, और किसी एक अंग का अभाव है वो लुप्तोपमा है। ठीक है, जैसे मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। अब यहाँ पर उपमान है, वाचक शब्द है, उपमेय है, लेकिन साधारण धर्म नहीं। ठीक, ऐसे ही पूर्णोपमा देखो, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची। ठीक, तो अब उपमेय क्या हुआ? बच्ची। उपमान क्या हुआ? फूल। साधारण धर्म क्या हुआ? कोमल। और वाचक शब्द सी। ओके, तो ये क्या हुआ हमारा? पूर्णोपमा, जिसमें कोई भी एक अंग नहीं है, वो लुप्तोपमा। और बालोपमा की एक के बाद एक उपमा अलंकार के उदाहरण जहां पर आते जाए, कि एक ही कविता में कंटिन्यू उपमा अलंकार के उदाहरण आते जाए, तो वो मालो। ठीक, अब उसके बाद हमारा दूसरा अलंकार हम पढ़ेंगे बेटा, रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार में ये होता है बेटा कि इसमें उपमा में मैंने बताया था कि अगर धर्म समान, उनमें सादृश्यता है तो उसके समान बताया जाता है। ये चांद सा रोशन चेहरा तो चंद्रमा के समान चेहरा। हाय फूल सी कोमल बच्ची, की कोमल फूल के समान कोमल बच्ची है। लेकिन जब ये सादृश्यता बहुत अधिक हो, कि हम किसी से तुलना करने चले हैं और वो तुलना बहुत अधिक समान हो रही हो, तो उसे उसके समान न कहकर वही बता दिया जाता है। उपमेय को उपमान के समान न बताकर उपमेय को उपमान ही बता दिया जाता है। तो वो क्या होता है बेटा? रूपक अलंकार। कि जहां उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए कि फूल सी कोमल बच्ची नहीं है, बच्ची फूल है। तुम गधे से मूर्ख नहीं हो, तुम गधे हो। तुम गाय से बोले नहीं हो, तुम तो निरी गाय हो। तो गाय सा या गधे सा न बताकर वही कह देना, वो रूपक अलंकार।
उसमें वाचक शब्द नहीं होंगे, उसमें वही कह दिया जाता है। जैसे हमारे ना प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, तो प्रीति के समान नदी नहीं, प्रीति नदी नदी प्रेम रूपी नदी है, तो वहां रूपक अलंकार। ठीक है, अभी जैसे देखो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो यहां पर बेटा राम नाम में रतन धन का आरोप है कि रतन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कि राम रत्न जैसा नहीं है, रत्न मतलब एक जेम, तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कि मैंने राम रूपी रतन पाया नहीं है, कि मैंने राम जो रतन है उसी को पाया है। तो यहाँ पर ये रूपक अलंकार है। ठीक है, कि राम को रत्न के समान न बताकर राम को रत्न ही कह दिया गया है, तो वो क्या है बेटा, रूपक अलंकार है। जैसे जलता है जीवन पतंग, यहाँ जीवन उपमेय है और पतंगा उपमान है, किंतु रूपक अलंकार के कारण दोनों को एक ही बता दिया। ठीक है, जैसे हमने 9th में हमारा वो पाठ पढ़ा था, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज विविचा डाली, है ना, और स्वान रूप संसार है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में हम भेद करेंगे कि उपमा अलंकार में तो उसके समान बताया जाता है, लेकिन रूपक अलंकार में सादृश्यता अधिक होने के कारण उपमेय को उपमान पर ही आरोपित कर दिया जाता है कि यही चीज है। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिदाई, अब चरण कमल यहाँ पर बेटा चरण कमल के समान नहीं बताया, चरण कमल सम होता तो उपमा अलंकार है, लेकिन चरण कमल मतलब तुम्हारे चरण ही क्या है, कमल है, तो वो क्या होगा, रूपक अलंकार। ठीक है, ऐसे ही देखो, मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले, तो मैं चंद्र जैसा खिलौना लूंगा, है ना, लेकिन मैं तो चंद्र खिलौनों मतलब चंद्रमा को खिलौना ही बता दिया, तो यहाँ रूपक अलंकार है। ऐसे ही मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, तो मन सागर है ना, एक तो मन सागर सा, तो मन सागर के समान है, लेकिन मन सागर मतलब मन सागर ही है, तो वो रूपक अलंकार है। ठीक है, ऐसे ही मन का फेल, तो मन का कि मन होता तो नहीं है ना, मन का मन तो मनके के जैसा हो सकता है, लेकिन क्या हमारा मन मोती जैसा है, लेकिन यहाँ पर मन का कि मन को मोती के समान या वो जो माला का मन का फेरा जाता है वही बता दिया गया है, तो वो कौन सा होगा बेटा, हमारा दूसरा प्रकार रूपक अलंकार। जब उपमेय और उपमान में सादृश्यता बढ़ जाती है तो उसे उसी का आरोप उस पर कर दिया जाता है, तो वो होता है हमारा रूपक अलंकार। कि जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का आरोप सिद्ध कर दिया जाता है, वही रूपक अलंकार होता है। ठीक है, अब है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट है हमारा बेटा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है बेटा जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है कि तुम मानो ऐसा हो सकता है, तुम सोचो, तुम मानो, तुम फील करो, ये जो चीजें होती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है। जैसे मानो भाई गणपत अंतर्दामिनी, कि मतलब तुम मानो, जानो, जो, इस तरह के शब्द जहां पर आकर कभी हमें कहता है कि तुम ऐसा इमेजिन करो, तुम ऐसा सोचो, वो उत्प्रेक्षा है। ठीक है, जैसे कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नहीं। ठीक है, ऐसे ही और देखो, इस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, कि मानो तुम ऐसा इमेजिन करो, है ना। तो जहां कभी
हमें उपमेय और उपमान में संभावना व्यक्त करते हुए दिखाई देता है, कि वो हमें संभावना बता रहा है कि ऐसा हो सकता है, तुम ऐसा सोचो, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, जैसे सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सेल पर आतप पर्यो प्रभाव। मनो मतलब मानो। ठीक है, कि वो हमको उदाहरण देता है कि ऐसा होता है, तुम ऐसा मानो, इमेजिन करो, वहां उत्प्रेक्षा। ठीक, जैसे हरिमुख मानो मधुरमयम। क्या उदाहरण है हमारा? हरिमुख मानो, हरिमुख मानो मधुरमयम, हरिमुख मानो मधुरमयम। ठीक है, कि हरि का मुख ऐसा है मानो चंद्रमा के साथ, सुंदर चंद्र। ठीक, उसके बाद हमारा अगला आता है बेटा उत्प्रेक्षा के पश्चात अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है अतिशय उक्ति। अतिशय मतलब बहुत अधिक, उक्ति मतलब कहना, कि किसी भी बात को जब बहुत बड़ा चढ़ाकर हमें डाइजेस्ट ही ना हो, अरे ऐसा कैसा हो सकता है, तो बात को इतना बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है, वो अतिशयोक्ति अलंकार है। पढ़ने में एकदम आनंद देता है और बहुत सरलता से समझ में आता है, कि बात को जिस पर हम एकदम से ट्रस्ट नहीं कर पाए, उतना बातों को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। जैसे इसका पहला उदाहरण लो, हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सारी जर गए, गए निशाचर भाग। कि अभी तो हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लगी थी, जिसमें पूरी लंका जल गई। तो क्या ये पॉसिबल है कि पूंछ में आग ना लगे और लंका जल जाए? राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, ये महाराणा प्रताप की कविता में से है ना बेटा, कि आगे नाला पड़ा अपार, राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था। कि चेतक की उसमें तीव्रता बताई गई है, कि वो इतना तीव्र गति से दौड़ता था कि सिर्फ राणा ने तो सोचा, तब तक तो चेतक ने वो बड़ा नाला पार भी कर लिया। तो क्या ये चीजें पॉसिबल है? बातों को अत्यंत बड़ा चढ़ाकर जहां कहा जाता है, वो क्या होता है बेटा? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अतिशयोक्ति में आप देखो बेटा, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ऐसे ही देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब इमारतें बहुत ऊंची ऊंची है, लेकिन क्या इतनी ऊंची हो सकती है कि वो स्वर्ग से मिलने चली जाए? नहीं ना, बातों को बहुत अधिक बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे ही एक देखो, यह शर उधर गांडी गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर ऊपर सिर छिन्न वैसे हुआ। कि अर्जुन की गांडी जो धनुष है, उसकी तीव्रता ऐसी कि उसने जैसे ही बाण लगाया है ना, और उसका जयद्रथ का सिर कट गया। तो क्या ये पॉसिबल है? बाण उसने अपने गांडी पर बाण चलाया, लगाया और जयद्रथ का सिर कट गया। तो ये कि बातों को अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत इस अलंकार में किया जाता है। ठीक है बेटा, अब पांचवा है हमारा बेटा अन्योक्ति। पांचवा हमारा प्रकार है अन्योक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति में बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है और अन्योक्ति में बेटा इनडायरेक्ट में बात की जाती है। अन्य उक्ति है ना, अतिशयोक्ति अतिशय उक्ति बहुत अधिक बोलना, और अन्य उक्ति की मतलब काव्य बोल तो कुछ रहा है लेकिन वो हमको समझाना कुछ और चाह रहा है। बहुत बार ऐसा होता है ना बेटा कि हम डायरेक्ट किसी को कुछ नहीं कह सकते, वहां हमें शब्दों को थोड़ा सा घुमाना पड़ता है। तो वही हमारा अन्योक्ति अलंकार में है, जहां उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन होता है ना, कि जिसका वर्णन करना चाह रहे हैं उसका नहीं, किसी और का वर्णन करके। यहाँ यही तो हुआ ना, उपमेय कौन है? जिसके बारे में कहा जाता है और जिसके जैसा कहा जाता है। तो उपमेय का वर्णन उपमान के सहारे से जहाँ किया जाता है, वो क्या है बेटा? अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, इसमें उपमेय का वर्णन अप्रस्तुत के माध्यम से होता है, कि जिसके बारे में नहीं कहना चाह रहे हैं उसको सहारा बनाया जाता है।
ठीक है, कि मैं क्लास में बोलूँ कि मुझे पता चला है कि किसी एक बच्चे ने गलत कार्य किया है, लेकिन मैं उसको डायरेक्ट न कहकर किसी और के माध्यम से कि मुझे ऐसा लग रहा है आजकल आप सब ऐसा कर रहे हो, तो वो अन्योक्ति होता है कि बात को सीधी न कहकर थोड़ा सा अलग तरीके से अगर कहा जाए तो वो अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे देखो बेटा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवा। यहाँ पर बेटा राजा जय सिंह का विवाह हुआ था और वो पूरी तरह से अपनी नवविवाहिता से ही बंधे हुए थे, राजकाज में बिल्कुल उनका इंटरेस्ट नहीं रहा था। तो अब किसी राजा को डायरेक्ट तो नहीं कह सकते कि आप कहाँ बिजी हो, आप इधर राजकाज पर ध्यान दो। तो कवि ने किस तरह से उनको समझाया, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, कि ना तो पुष्प में पराग है ना मधु है, नहीं विकास ही काल, और ना वो अभी विकसित हुआ है कि बहुत समय निकल चुका है आपके विवाह को, क्योंकि अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि ना तो फूल अभी विकसित हुआ है, ना उसमें पराग है, ना ही मधु है। अली कली ही सो बंध्यो, तो कि वो भंवरा कली से ही इतना सम्मोहित है कि अभी तो वो फूल नहीं बना है, अभी उसमें मधु और पराग नहीं है, लेकिन फिर भी भंवरा उसी से बंधा हुआ है। आगे कौन हवा है, तो आगे पता नहीं क्या होगा। तब राजा जयद्रथ को वो समझ में आया था कि यस, मैं अगर इसी तरह से अपना राज्य कार्य छोड़कर दूसरी बातों में लगा रहूंगा तो मेरे राज्य का विकास कैसे होगा। तो कवि ने अपनी बात भी राजा को समझा दी और राजा को बुरा भी नहीं लगा। वो अन्योक्ति अलंकार होता है बेटा, ठीक है। स्वारव सुकृत न रम वृथा, देख विहग विचारी, बाज पर आए पानी पर तो पंछियों न मारी। यहाँ बाज के माध्यम से राजा जयसिंह को संबोधित किया गया है। इसमें कवि समझाते हुए कह रहा है कि शिकारी के निर्देश पर तुम अपनी ही जाति के भाई बंधुओं को क्यों मार रहे हो, किंतु हकीकत में वह राजा जयसिंह को हिंदू राजाओं के साथ युद्ध करने से अलग करना चाहता था। यहाँ बाज का आश्रय राजा जय सिंह है और पंछियों से आश्रय अन्य हिंदू राजाओं से है, और पराये यानी आश्रय औरंगजेब से है। कि औरंगजेब से कहने पर राजा जय सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया था और अपने ही हिंदू राजाओं से युद्ध कर रहे थे। तब उनको कवि ने ये बात समझाई थी कि तुम अब बाज के माध्यम से कह रहे हो कि तुम भी पक्षी हो और तुम अन्य पक्षियों को क्यों मार रहे हो, है ना, कि किसी पराये के कहने पर तुम अन्य पक्षियों को क्यों मार रहे हो। तो उन्होंने राजा को ये बात समझाने के लिए इस दोहे की रचना की। तो जहां पर उपमेय उपमान के द्वारा, है ना, उपमान को उपमेय के द्वारा तुलना दी जाती है, वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है ना, कि उपमान के वर्णन के द्वारा उपमेय का वर्णन किया जाता है। वो क्या है बेटा, उपमान वही है ना कि जिससे तुलना की जाती है, तो इसके द्वारा इसके बारे में बात बताई जाती है, तो वहां क्या होता है, अन्योक्ति अलंकार। और इसी में हमारा छठा है बेटा मानवीकरण अलंकार, है ना, मानवीकरण। ये बना है मानव शब्द से। मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार वो अलंकार है बेटा जिसमें प्रकृति की जड़ चीजों को मनुष्य के समान व्यवहार करते हुए बताया जाता है। प्रकृति की जड़ वस्तुओं को मनुष्य मानव के समान व्यवहार करना बताया जाता है। जहाँ जड़ पर चेतन का, जड़ मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, उस पर चेतन लिविंग थिंग्स की तरह व्यवहार करना बताया जाता है। वो क्या है बेटा, मानवीकरण अलंकार। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। कि सुबह हो रही है, रात जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि प्रातःकालीन रूपी सुंदरी अपना तारों से भरा हुआ घड़ा पानी में डुबो रही है। कि आसमान में धीरे 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 उजाला फैलता जा रहा है, तो वो तारे छिपते जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उषा रूपी जो युवती है वो अपना तारों से भरा हुआ घड़ा पानी में
डुबा रही है। ठीक है, अब उषा पर नागरी, अब जो प्रातःकाल है, सुबह का जो समय है, उसको सुंदरी के समान बताया गया है। और मानवीकरण अलंकार है कि ऐसा लग रहा है कि कोई युवती तारों वाली चुनरी पहने हुई युवती घड़ा नदी में डुबो रही है। तो अब जो सुबह है उसको युवती बताया गया है। तो ये क्या है बेटा? मानवीकरण अलंकार। मेघ आए बड़े बंठन के, ये अभी आपके 9th में एक कविता थी बेटा, है ना। तो मेघ आए बड़े बंठन के, आगे झूमती गाती बयार चली। अब क्या मेघ बंठन कर आ सकते हैं मनुष्यों की तरह? नहीं। क्या झूमती गाती बयार चल सकती है जैसे युवतियां? नहीं। ठीक है, लेकिन उनको मनुष्यों के समान व्यवहार करते बताया गया है। तो वो क्या है बेटा? मानवीकरण। आए महंत वसंत, वसंत को महात्मा कहा गया है। तो क्या वसंत महात्मा है? नहीं। तो ये मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, तो ये हमारे अर्थ अलंकार के प्रकार थे। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति और मानवीकरण। ठीक है बेटा। अब अलंकारों में अंतर, यमक और श्लेष। तो यमक में क्या होता है बेटा? शब्दों की पुनरावृत्ति होती है और हर बार शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। श्लेष में शब्द एक ही होता है, उसके अर्थ बहुत सारे होते हैं, उससे चिपके रहते हैं। अनुप्रास और पुनरुक्ति में, अनुप्रास में वर्ण आते हैं, रघुपति, राघव, राजा, राम, वर्णों की आवृत्ति होती है। और पुनरुक्ति में शब्दों की आवृत्ति होती है। ठीक है, जैसे जय जय का न है अंत। ठीक है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी, है ना बेटा। ऐसे ही उपमा और रूपक में अंतर। उपमा में बेटा उपमेय तथा उपमान में समानता बताई जाती है कि ये चांद सा रोशन चांद सा है। ठीक है, लेकिन रूपक में उपमेय तथा उपमान को एक ही बता दिया जाता है कि चांद सा रोशन नहीं है, चांद ही है, चौधरी का चांद हो। ठीक है, ये इजी है, एग्जाम में कहीं भी ये उदाहरण नहीं चलेंगे। ये सिर्फ बेटा क्योंकि आपको आप ही के अनुरूप समझाना ज्यादा उपयुक्त रहेगा उसी। ठीक है बेटा, तो ये हमारा। और रूपक और उत्प्रेक्षा में अंतर। रूपक में तो वही है कि उपमेय और उपमान को एक बता दिया जाता है, और उत्प्रेक्षा में हमें कभी मानने के लिए कहता है कि तुम ऐसा मानो, तुम ऐसी कल्पना करो, तुम ऐसा सोचो। ठीक है, जैसे ओके कि उपमा में उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, जबकि उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है कि तुम ऐसा सोचो, उसका मुख चंद्रमा के समान है। ठीक है, जैसे हरिमुख मानो मधुरमय। ठीक है, और हो गया ना कि तुमको मानना है कि वो ऐसा है। और उपमा में और उत्प्रेक्षा में ठीक है, रूपक और उत्प्रेक्षा में तो वही बता दिया जाता है। उत्प्रेक्षा में तुम्हें कहा जाता है, उपमा में समानता बताई जाती है और उत्प्रेक्षा में समानता मानने के लिए कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये है हमारे अलंकार। ओके।